नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव। स्वागत है आप लोगों का क्लास में। तो बच्चे, जैसे हम मराठा शक्ति पढ़ रहे थे तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि किस तरीके से शिवाजी महाराज ने अपने शासन को चलाने के लिए अष्टप्रधान की नियुक्ति की थी। जो 8 लोग थे उसमें मंत्री परिषद थे, लेकिन वो सचिव के रूप में कार्य करते थे। ठीक है, चलिए क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ सभी बच्चे याद रखिएगा, मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको एक साथ कवर करा रहा हूँ, क्योंकि शिवाजी की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो बहुत ही डायनेमिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली मैक्सिमम कमीशन में वहां से सवाल आपसे पूछे गए हैं। क्लियर है? यहाँ सभी बच्चे केयर कीजिएगा कि शिवाजी ने अपने विजित प्रदेशों को याद रखना है बच्चे। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शिवाजी ने अपने विजित प्रदेशों को, विजित का मतलब है जिसे शिवाजी जीत चुके थे। क्लियर है? तो शिवाजी ने अपने विजित प्रदेशों को स्वराज कहा। क्या कहा बच्चे? स्वराज कहा। याद रखना है कि शिवाजी के जो जीते हुए प्रदेश थे, शिवाजी ने उन जीते हुए प्रदेशों को क्या कहा था? तो हम कहेंगे कि शिवाजी ने उन्हें स्वराज कहा था। क्लियर है बच्चे? अच्छा, अब उन्होंने अपनी सुविधा के लिए, याद रखिएगा कि शासन की सुविधा के लिए स्वराज को 3 भागों में बांटा। स्वराज के कितने भाग थे बच्चे? 3 भाग थे। कौन कौन? यहां सही बच्चे याद रखेंगे, उत्तर, दक्षिण और फिर दक्षिण पूरब। क्लियर है? तो हमें इस बात को याद रखना है कि शिवाजी ने क्या किया, अपने विजित प्रदेशों को स्वराज कहा और उन्होंने अपने स्वराज को 3 भागों में बांटा, उत्तर, दक्षिण और दक्षिण पूरब। इस तरीके से शिवाजी महाराज के जो क्षेत्र थे, विजित प्रदेश, जो स्वराज थे, वो उन 3 क्षेत्रों में बट गए। अच्छा, यहां पर एक बात याद रखना है बच्चे आप लोगों को कि शिवाजी ने दुर्गों की स्थापना भी तो की थी, दुर्गों को भी जीता था। तो याद रखेंगे कि दुर्गों की सुरक्षा के लिए, बच्चे दुर्ग का मतलब क्या होता है? किला। क्लियर है? तो दुर्गों की सुरक्षा के लिए 3 तरह के अधिकारी थे। दुर्गों की सुरक्षा के लिए कितने अधिकारी थे बच्चे? हम भूलेंगे नहीं, 3 तरह के अधिकारी थे। हमें यह देखना है कि ये 3 तरह के अधिकारी कौन कौन थे। तो बच्चे याद रखना है कि जो पहला अधिकारी था उसका नाम था हवलदार। क्लियर है? हवलदार जो था बच्चे, वो दुर्ग का मतलब क्या होता है? किला। तो दुर्ग की आंतरिक व्यवस्था को देखता था। याद रखेंगे, किले के या दुर्ग की आंतरिक व्यवस्था को कौन देखता था? तो उस पद का क्या नाम था बच्चे? उस पद का नाम था हवलदार। क्लियर है? जो दूसरा पद था उसका नाम था सरे नौबत। क्या नाम था? सरे नौबत। अब ये सरे नौबत क्या करता था बच्चे? तो याद रखेंगे कि सरे नौबत ही दुर्ग की सेना का नेतृत्व करता था। यानी दुर्ग में जो सेना थी बच्चे, उस सेना का नेतृत्व कौन करता था? सरे नौबत। सभी बच्चे बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे कि दुर्ग की सुरक्षा के लिए 3 तरह के अधिकारी थे, जिसमें मैंने आपको पहला बता दिया था बच्चे, हवलदार, सरे नौबत। क्लियर है? अच्छा, फिर एक था बच्चे सवनिस। क्या था? सवनिस। तो हमें यह देखना है कि सवनिस क्या करता था? सवनिस। क्लियर है बच्चे? तो याद रखना है, सवनिस कुछ नहीं करता था, दुर्ग के पत्रों को देखता था बच्चे। ठीक है? पत्र को देखता था, भंडार को देखता था और अर्थव्यवस्था को देखता था कि दुर्ग में किसी तरीके की कोई कमी है या नहीं है। तो सभी बच्चे हमें याद रखना है कि दुर्ग की सुरक्षा के लिए शिवाजी ने 3 तरह के अधिकारियों की नियुक्ति की थी, जिसमें पहला क्या था? हवलदार। हवलदार का काम था कि वह दुर्ग की आंतरिक व्यवस्था की देखरेख करेंगे। दूसरा नाम था सरे नौबत। सरे नौबत दुर्ग की सेना का नेतृत्व करेंगे। और जो सवनिस था बच्चे, वो दुर्ग के पत्र व्यवहार को देखेगा, भंडार को देखेगा और दुर्ग की क्या करेगा? अर्थव्यवस्था को देखेगा। यहां आपको पूरी बात समझ में आ गई? अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चे अभी मैं आपको एक बताने जा रहा हूं, इसे सभी बच्चे याद रखिएगा कि स्वराज को परगनों में बांटा गया। किसमें बांटा गया बच्चे? परगनों में। याद रखना है कि स्वराज को परगना में बांटा। स्वराज को परगना में बांटा। क्लियर है? इसका मतलब है कि शिवाजी ने क्या किया? स्वराज को किसमें बांट दिया बच्चे? परगना में बांट दिया। अब यहां पर एक बात याद रखिएगा
कि जो परगना था बच्चे, जिसे परगना में बांटा गया, तो प्रत्येक परगना का जो शासक होता था वो सैन्य अधिकारी होता था। इस बात को याद रखिएगा कि परगना का शासक कौन होता था, तो हम क्या कहेंगे, सैन्य अधिकारी होता था। स्पष्ट है? तो हमें इस बात को याद रखना है कि शिवाजी ने, क्लियर है, दुर्ग की सुरक्षा के लिए 3 तरह के अधिकारी, ये मैंने आपको बता दिए। अब स्वराज को किसमें बांटा, परगना में, और परगना का जो शासक होता था वो क्या होता था, एक सैन्य अधिकारी होता था बच्चे। और सैन्य अधिकारी का मतलब होता था कि जो युद्ध के समय सेना के साथ रहे। तो आपको ये बात नहीं भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, कि किस तरीके से हमने देखा कि शिवाजी ने क्या किया था कि परगनों को किसमें बांट दिया, स्वराज को किसमें बांटा बच्चे, परगनों में बांट दिया। यहां पूरी बात समझ में आ गई? अच्छा, फिर याद रखिएगा कि शिवाजी ने अपने अधिकारियों को, याद रखना है बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं अभी आपको लिखवा रहा हूं, कि शिवाजी ने अपने अधिकारी, क्लियर है बच्चे, शिवाजी ने अपने अधिकारियों एवं कर्मचारी को, याद रखना है, आप भूलेंगे नहीं बच्चे, जैसे सरकारी कर्मचारी होते हैं, क्लियर है, सभी लोग बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे, मैं साइड हो रहा हूं। देखिए शिवाजी ने बच्चे क्या किया था कि अपने अधिकारियों को और जो कर्मचारियों थे उनको बच्चे नकद वेतन दिया था। क्या दिया था? नकद वेतन। इस बात को याद रखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि शिवाजी ने क्या किया था कि अपने जो भी उनके अधिकारी होते थे उन अधिकारियों को और कर्मचारियों को वेतन कैसे देते थे बच्चे? नकद वेतन देते थे। यह शिवाजी के शासन की एक महत्वपूर्ण खूबी थी कि शिवाजी ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को क्या किया बच्चे? नकद वेतन दिया। यहां आपको पूरी बात समझ में आ गई है? ठीक है, चलिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं बच्चे। सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और डिफरेंट कमीशन में इन सब से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपको एक चेन सिस्टम में बता रहा हूं, सभी चीजों को कवर करेंगे। क्लियर है? चलिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब बच्चे अब बात करते हैं शिवाजी के सेना की। याद रखिएगा कि शिवाजी का सेना भी उतना ही इंपॉर्टेंट था जितना कि शिवाजी की शासन व्यवस्था थी, क्योंकि कहीं ना कहीं सेना के दम पर ही शिवाजी ने अपने कार्य क्षेत्र को बहुत मजबूत किया था या आगे की ओर बढ़ाया था। पूरी बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए अब सभी बच्चे याद रखेंगे कि शिवाजी ने अपने सेना को 3 भागों में बांटा था। कितने भागों में बच्चे? 3 भागों में बांटा था। क्लियर है? यहां सभी लोग केयर कीजिए कि शिवाजी ने सेना को 3 भागों में बांटा। सेना को 3 भागों में बांटा। पूरी बात समझ में आ गई? आप भूलेंगे नहीं बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि शिवाजी ने क्या किया था कि जो उनकी फोर्स थी, जो उनकी सेना थी बच्चे, उसको कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में। अब मैं आपको समझाता हूं कि वो 3 भाग में क्या क्या थे और कौन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। बच्चे याद रखिएगा, जो पहली सेना थी उसका क्या नाम था? पागा। ये सबसे महत्वपूर्ण सेना था जिसका क्या नाम था? पागा। क्लियर है बच्चे? तो सेना 3 भागों में बांटा गया, जिसमें पहले क्या कहा गया? पागा। अब पागा की खूबी जान लीजिए। पहले तो ये सबसे महत्वपूर्ण सेना थी और याद रखिएगा बच्चे, यह स्थायी घुड़सवार सेना थी। क्या थी बच्चे? स्थायी भी थी और घुड़सवार सेना भी थी। स्पष्ट है? यानी यहां घोड़े पर यह सेना विराज रहती थी। तो आप इस बात को नहीं भूलिएगा कि शिवाजी ने 3 भागों में जो सेना को बांटा था, तो सबसे महत्वपूर्ण क्या था बच्चे? पागा था, और ये स्थायी होती थी और इसमें घुड़सवार क्या होते थे? सेना होते थे। यहां आपको पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? ठीक है, दूसरे चलते हैं। दूसरा याद रखिएगा सिलहदार। क्या था बच्चे? सिलहदार था। याद रखिए, पहली बात, सिलहदार अस्थायी होती थी। स्पष्ट है? अच्छा, अस्थायी होती थी और इन्हें सिर्फ युद्ध के समय लाया जाता था। युद्ध के समय लाया जाता था। स्पष्ट है? तो याद रखना है कि सिलहदार एक ऐसी फोर्स थी बच्चे जो अस्थायी थी। इनके घोड़े भी इनके खुद के होते थे, राज्य से या शिवाजी से इन्हें कोई सहायता नहीं मिलती थी। तो याद रखिएगा कि सिलहदार अस्थायी होते थे और युद्ध के समय ही इनको बुलाया जाता था बच्चे। और युद्ध के समय जब इनको बुलाया जाता था
तो उस समय इनको क्या कर दिया जाता था, भत्ता दिया जाता था कि चलो तुम लोग युद्ध के समय आए हो तो तुम्हारा ये क्या है, भत्ता है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे। स्थायी घुड़सवार सेना, ये अस्थाई, और युद्ध के समय बुलाया जाता था और इनको क्या कर दिया जाता था बच्चे, भत्ता दे दिया जाता था। अच्छा, तीसरा जो सेना था, तीसरा सेना था बच्चे पैदल सेना, और याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा खर्च इसी पैदल सेना पर होता था। क्लियर है बच्चे, सबसे ज्यादा खर्च किस पर होता था, इसी पैदल सेना पर होता था। और मावल के सभी बहादुर लड़कों को इसमें क्या किया गया था बच्चे, शामिल किया जाता था। मावल प्रदेश था जहां शिवाजी ने अपना कार्यस्थली भी शुरू किया था। किया बच्चे, तो याद रखना है आपको कि पैदल सेना पे सबसे ज्यादा खर्च होती थी और मावल के बहादुरों को इसमें क्या किया गया था, शामिल किया गया था। क्लियर है। तो आप भूलेंगे नहीं कि किस तरीके से शिवाजी ने अपने सेना को 3 भागों में बांट करके बच्चे हम देख सकते हैं कि उन्होंने पूरी व्यवस्था को मजबूत किया। और पैदल सेना पे राज्य का सबसे ज्यादा खर्च होता था और मावल प्रदेश के जो बहादुर लड़के होते थे, मावल क्षेत्र के सभी बहादुरों को क्या कर देते थे बच्चे, इसमें शामिल किया जाता था। यहां आपको पूरी बात समझ में आ गई। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा बच्चे कि शिवाजी की सेना में गुप्तचर भी थे, तोपखाना भी था और समुद्री बेड़ा भी था। इस बात को याद रखिएगा कि शिवाजी की सेना में गुप्तचर भी थे, तोपखाना भी था और समुद्री बेड़ा भी था। तो सोच सकते हैं कि शिवाजी अपने आप में कितने मजबूत व्यक्तित्व रहे होंगे जिन्होंने अपनी व्यवस्था से इन चीजों को क्लियर किया। पूरी बात समझ में आ गई। ठीक है, चलिए बच्चे, अब हम शिवाजी के राजस्व की बात करते हैं और देखते हैं कि राजस्व के क्या क्या स्रोत थे। ठीक है, लेकिन इससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात सभी बच्चे याद रखिएगा, इसे भूलिएगा नहीं कि युद्ध में स्त्रियों का जाना वर्जित था। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है कि शिवाजी की सेना में युद्ध में स्त्रियों का जाना क्या था बच्चे, वर्जित था। वर्जित का मतलब था कि स्त्रियां युद्ध में नहीं जाएंगी। इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि शिवाजी ने युद्ध में स्त्रियों के जाने को क्या कर दिया था बच्चे, वर्जित कर दिया था। और शिवाजी ने कहा था कि एनी कॉस्ट, कुछ भी हो, युद्ध में जो है स्त्रियां नहीं जाएंगी, क्योंकि स्त्रियों का युद्ध में जाना क्या था, वर्जित था। यहां आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है। ठीक है, चलिए, अब हमने शिवाजी की सेना व्यवस्था को भी बखूबी देख लिया। अब बच्चे, अब हमें देखना है राजस्व के स्रोत कि किस तरीके से शिवाजी के राजस्व का स्रोत था। पूरी बात समझ में आ गई। ठीक है ना, जैसे बोल रहा हूं उसको समझते चलिए बच्चे। याद रखिए, इस चैनल पर आपके लिए पूरी मेहनत की जाएगी। आपको बेस्ट कॉन्सेप्ट और बेस्ट क्लास नोट्स का मेरा वादा है और एक एक प्रश्न मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं क्लास नोट से लड़ा के दूं। तो प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं एक एक बच्चे के लिए पूरी मेहनत कर पाऊं। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे। चलिए, अब सभी लोग याद रखेंगे शिवाजी के राजस्व के स्रोत। क्लियर है, यहां सभी लोग क्या कीजिए, शिवाजी के राजस्व के स्रोत। तो बच्चे याद रखना है कि राजस्व के स्रोत भी 3 प्रकार के थे। पहला क्या था, भूमि कर, स्पष्ट है बच्चे। दूसरा था चौथ और तीसरा था सरदेशमुख। अब हमें एक एक को समझना है। क्लियर है, तो याद रखना है कि शिवाजी के जो राजस्व के स्रोत थे वो भी कितने प्रकार के बच्चे थे, तो हम कहेंगे वो भी कितने प्रकार के थे, 3 प्रकार के थे। जिसमें पहला क्या था बच्चे, भूमिकर, चौथ और सरदेशमुख। अब हमें एक एक को समझना है। क्लियर है, चलिए, तो मैं सबसे पहले आपको भूमिकर समझा देता हूं, उसके बाद हम चौथ और उसके बाद सरदेशमुख को समझेंगे। क्लियर है बच्चे। ठीक है ना, अब चलिए, भूमिकर को समझने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं बच्चे कि शिवाजी की जो कर व्यवस्था थी वो मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे कि शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर, बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप भूलेंगे नहीं। मलिक अंबर के कर व्यवस्था पर आधारित थी, कर व्यवस्था पर आधारित थी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चे। तो याद रखना है हमें। देखिए, मैं बार बार बोलता हूं ताकि मैं चाहता हूं कि क्लास में ही आपको याद हो जाए, आपको मेहनत कम से कम करना पड़े। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि जो शिवाजी की कर व्यवस्था थी वो मलिक अंबर अहमदनगर का था बच्चे। अब मैं आगे इन सब के बारे में हमें पढ़ना है।
तो याद रखिएगा कि शिवाजी की जो कर व्यवस्था थी वो किस पर आधारित थी, तो हम कहेंगे मलिक अंबर के कर व्यवस्था पर क्या थी बच्चे, आधारित थी। अच्छा, अब क्या कीजिए, शिवाजी ने भूमि की माप के लिए रस्सी का प्रयोग नहीं किया था। पहले याद रखिएगा कि शिवाजी ने भूमि की माप के लिए रस्सी का प्रयोग नहीं किया था, उन्होंने रस्सी की जगह काठी और मानक छड़ी का प्रयोग किया था। बच्चे याद रखेंगे, क्लियर है कि माप के लिए काठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग किया। पूरी बात समझ में आ गई। तो इस बात को याद रखिएगा कि शिवाजी ने रस्सी का प्रयोग नहीं किया था बच्चे, माप के लिए उन्होंने काठी और मानक छड़ी का प्रयोग किया, जो उनकी बच्चे मराठाओं की कोई व्यवस्था थी। तो याद रखिएगा काठी और मानक छड़ी का इन्होंने क्या किया था, प्रयोग किया था। अच्छा, एक चीज याद रखना है बच्चे कि शिवाजी ने 1689 में बच्चे 1689 में 1679 में अन्नाजी दत्तो, क्या नाम था, अन्नाजी दत्तो से भूमि का सर्वेक्षण करवाया था। क्लियर है, याद रखना है 1679 में। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे। याद रखिएगा कि 1679 में अन्नाजी दत्तो से भूमि का सर्वेक्षण करवाया। क्लियर है बच्चे, आप इसे नहीं भूलिएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि शिवाजी ने फिर 1679 में बच्चे क्या किया था, अन्नाजी दत्तो एक व्यक्ति थे, अन्नाजी दत्तो, इनसे भूमि का क्या करवाया, सर्वेक्षण करवाया। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप भूलेंगे नहीं बच्चे कि 1679 में अन्नाजी दत्तो से इन्होंने क्या करवाया था, भूमि का सर्वेक्षण करवाया। क्लियर है, और ये पूरा व्यापक सर्वेक्षण था बच्चे, अन्नाजी दत्तो ने भूमि का सर्वेक्षण किया। अच्छा, अब जो भू राजस्व तय हुई भूमि का सर्वेक्षण कराकर वो उपज का 33% था। याद रखिएगा कि भूमि कर कितना हुआ बच्चे, फिर याद रखना है कि भूमि कर उपज का 33% था, जो बाद में 40% हो गया। आप देखना बच्चे, कमीशन आपसे क्या पूछ रही है, तो वो बाद में कितना हो गया था, 40% हो गया। पूरी बात समझ में आ गई। तो याद रखेंगे कि भूमि कर जो बच्चे लैंड रेवेन्यू था, जो टैक्स था भूमि कर, वो उपज का 33% था, लेकिन बाद में उससे बढ़ाकर क्या कर दिया गया, 40% कर दिया गया। और ये भी याद रखिएगा कि जो भूमि कर थी, भू राजस्व, वो नकद और उपज दोनों में थी। इस बात को भी हमें याद रखना है बच्चे कि जो कर था, क्लियर है, आप भूलेंगे नहीं, कर नकद भी था, नकद एवं उपज दोनों में थी, नकद एवं उपज दोनों में थी। स्पष्ट है। तो देख सकते हैं कि शिवाजी ने क्या व्यवस्था किया था कि उन्होंने कहा था कि जो आप भूमि कर देंगे वो नकद भी दे सकते हैं, यहां तक कि उपज भी दे सकते हैं। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं अभी आपको बता रहा हूं बच्चे, इसे प्लीज एक एक बच्चा याद रखिएगा कि शिवाजी ने जमींदारी व्यवस्था का विरोध किया था। याद रखेंगे बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर सभी लोग क्लियर करेंगे। शिवाजी ने जमींदारी व्यवस्था का विरोध किया, शिवाजी ने जमींदारी व्यवस्था का विरोध किया था। बच्चे भूलिएगा नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शिवाजी ने क्या किया था। तो सिंपल सी बात है कि शिवाजी ने जमींदारी व्यवस्था का क्या किया बच्चे, विरोध किया। उन्होंने जमींदारी व्यवस्था को सही नहीं माना था। लेकिन प्रश्न है कि अगर शिवाजी ने जमींदारी व्यवस्था का विरोध किया तो उन्होंने किस व्यवस्था को अपनाया। बच्चे, जितना कि जमींदारी व्यवस्था को उन्होंने विरोध करके जिस व्यवस्था को अपनाया वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा कि शिवाजी ने रैयतवाड़ी व्यवस्था का समर्थन किया। किसका समर्थन किया बच्चे, रैयतवाड़ी व्यवस्था का समर्थन किया। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर है बच्चे। तो आप भूलिएगा नहीं कि शिवाजी ने जमींदारी व्यवस्था का विरोध किया, लेकिन इन्होंने किस व्यवस्था का समर्थन किया था, तो हम क्या कहेंगे, रैयतवाड़ी व्यवस्था।
तो ये था बच्चे शिवाजी के भूमि कर का पूरा तरीका। जैसे मैंने पूरी बात आपको बता दी, एक भी प्रश्न होगा बच्चे किसी भी लेवल का आप एग्जाम में बैठेंगे, याद रखिएगा अनूप श्रीवास्तव के नोट से बाहर क्वेश्चन जाने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि मैं पूरी आपके लिए मेहनत हो रही है, एक एक चीज मैं कवर करा रहा हूं बच्चे। क्लियर है? चलिए यहां तक तो हमने बखूबी सीखा। अब बच्चे क्या कीजिए कि अब हमने फिर देखिए भूमि कर राजस्व के कितने स्रोत थे? 3, भूमि कर, चौथ और सरदेश मुख। तो हमने पूरे भूमि कर का कच्चा चीठा सीख लिया, स्पष्ट है बच्चे। अब हमें सीखना है चौथ। चौथ क्या है, उसके बाद फिर हम क्या सीख लेंगे? सरदेश मुख। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? चलिए पहले मैं इसे मिटा दूं और अब हम सीखते हैं चौथ को। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जरा सीखते हैं चौथ। एक बात याद रखिएगा बच्चे कि चौथ के बारे में अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय है, लेकिन मैं आपको सर्वमान्य राय लिखवा दे रहा हूं, जिससे आप तुरंत प्रश्न को बना लेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। क्लियर है बच्चे? चलिए अब अगला देखते हैं, राजस्व का स्रोत क्या था? इसका नाम था चौथ। क्लियर है ना बच्चे? सबसे पहले याद रखिए कि चौथ लिया किससे जाता था। याद रखिए शिवाजी जो चौथ है वो मुगल क्षेत्रों से, याद रखिएगा किससे लेते थे? मुगल क्षेत्र से और पड़ोसी राज्यों से लेते थे। याद आ गया बच्चे? देखिए कैसे लेते थे चौथ लेते थे मुगल क्षेत्रों से, मुगल क्षेत्रों से एवं पड़ोसी राज्यों से, मुगल क्षेत्रों से एवं पड़ोसी राज्यों से। ठीक है, कितना बच्चे? आय का 1/4, आय का कितना हिस्सा ले लेते थे चौथ में? 1/4। स्पष्ट है? तो आप भूलिएगा नहीं कि आय का 1/4 लेते थे। और बच्चे इसके लिए मराठा सेना आक्रमण भी करती थी। याद रखिएगा मराठा सेना क्या करती थी बच्चे? चौथ वसूलने के लिए आक्रमण करती थी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आप सभी बच्चे याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं कि चौथ किससे ले रहे थे शिवाजी? तो चौथ लेते थे मुगल क्षेत्रों से, पड़ोसी राज्यों से। राज्य की आय का कितना? 1/4। और इसके लिए बच्चे मराठा सेना आक्रमण भी करती थी ताकि वक्त पर चौथ वसूला जा सके। क्लियर है यहां तक? ओके, चलिए बच्चे हमने यहां पर चौथ को बखूबी सीख लिया। अब हमें सीखना है सरदेश मुख कि सरदेश मुख क्या होता है। यहां आपको पूरी बात क्लियर है? चलिए यहां जगह है बच्चे, अभी चलिए हम यहीं पे सीखते हैं सरदेश मुख को। सरदेश मुख बच्चे एक बात याद रखिएगा, शिवाजी जो सरदेश मुख लेते थे तो याद रखिएगा इसे शिवाजी इसलिए भी महत्वपूर्ण मानते थे। क्यों? क्योंकि शिवाजी जो है पुश्तैनी रूप से सरदेश मुखी थे। क्लियर है? इस बात को सभी लोग याद रखिएगा कि शिवाजी सरदेश मुख इसलिए भी वसूलते थे क्योंकि वो महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेश मुखी भी थे। याद रखेंगे कि शिवाजी महाराष्ट्र के महाराष्ट्र के पुश्तैनी का मतलब होता है बच्चे खानदानी, जो इनके पूर्वजों ने किया है। तो याद रखना है कि शिवाजी महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेश मुख थे। पुश्तैनी क्या थे? सरदेश मुख थे। तो हमें यह समझना है कि ठीक है चलो सरदेश मुख भी एक तरह का कर था और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण था और शिवाजी इसलिए भी सरदेश मुख वसूलते थे क्योंकि वो महाराष्ट्र के पुश्तैनी यानी खानदानी क्या थे बच्चे? सरदेश मुखी थे या सरदेश मुख थे। अच्छा ये कितना था? तो राज्य की आय का 1/10 भाग। याद रखना है कि सरदेश मुख कितना था बच्चे? आय का 1/10 भाग। आप भूलिएगा नहीं, कितना बच्चे? 1/10 भाग। ठीक है, तो हमने देखा कि ये सरदेश मुख जो है आय का 1/10 भाग क्या करते थे? शिवाजी ले लेते थे। आपको पूरी बात समझ में आ गई? चलिए बच्चे, तो हमने अब शिवाजी के राजस्व के स्रोत को भी सीख लिया। अब यहां से कहानी फिर शिवाजी पर जाएगी और अब हम शिवाजी के उत्तराधिकारियों की बात करेंगे। याद रखिएगा 1680 में, जैसे मैंने अभी आपको बताया
कि शिवाजी की मौत हो चुकी थी। अब शिवाजी के मौत के बाद उनके उत्तराधिकारियों का संघर्ष भी शुरू हो जाता है। क्लियर है? तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है शिवाजी के उत्तराधिकारी। पहले मैं ये मिटा दूं, ये सारी चीजें क्लियर है आपकी? ओके। शिवाजी के उत्तराधिकारी। क्लियर है बच्चे ना? चलिए अब शिवाजी के उत्तराधिकारी को समझना शुरू करते हैं। लेकिन चलिए जब हम इनके उत्तराधिकारियों की बात करेंगे तो सारी चीजों को फिर डिटेल में जानेंगे और अच्छे से हम सारी बातों को सीखेंगे। एक बात सभी बच्चे याद रखिएगा, 4 अप्रैल 1680 को शिवाजी की दूसरी पत्नी, याद रखिएगा दूसरी पत्नी जिसका नाम था सोयराबाई। क्या नाम था बच्चे? सोयराबाई। तो 4 अप्रैल 1680 को शिवाजी की दूसरी पत्नी सोयराबाई ने अपने पुत्र राजा राम का रायगढ़ में क्या करवा दिया? राज्याभिषेक करवा दिया। यहां आपको पूरी बात समझ में आ गई? चलिए सभी बच्चे समझिए, 4 अप्रैल 1680 को शिवाजी की दूसरी पत्नी, क्या बच्चे? दूसरी पत्नी। याद रखिएगा मैंने आपको बता दिया है पहली पत्नी थी साईबाई निम्बालकर, साईबाई निम्बालकर। तो अब इनकी दूसरी पत्नी थी जिसका नाम था सोयराबाई। इसने क्या किया? अपने पुत्र राजा राम का, क्लियर है बच्चे? दूसरी पत्नी सोयराबाई, सोयराबाई ने अपने पुत्र राजा राम का रायगढ़ में राज्याभिषेक करवा दिया। क्या करवाया बच्चे? राज्याभिषेक करवाया। क्लियर है? यहां सभी बच्चे याद रखिएगा कि 4 अप्रैल 1680 को शिवाजी की दूसरी पत्नी सोयराबाई ने क्या किया बच्चे? कि अपने पुत्र राजा राम को शिवाजी के उत्तराधिकारी के रूप में रायगढ़ में क्या करवा दिया? राज्याभिषेक करवा दिया। लेकिन शिवाजी की पहली पत्नी के जो पुत्र थे वो तो उनके वास्तविक उत्तराधिकारी थे, तो वही शिवाजी के सबसे बड़े पुत्र थे। तो इनके जो वास्तविक उत्तराधिकारी थे उनका नाम क्या था? संभाजी। याद रखेंगे, राज्याभिषेक करा। फिर यहां पर देखिए वास्तविक उत्तराधिकारी इनके बड़े पुत्र, वास्तविक उत्तराधिकारी इनके बड़े पुत्र संभाजी ने, वास्तविक उत्तराधिकारी इनके बड़े पुत्र, क्या नाम था बच्चे उनका? संभाजी। ठीक है, आप भूलेंगे नहीं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। कि पहले मैं इसको टिक कर दूं बच्चे, 4 अप्रैल 1680 को शिवाजी की दूसरी पत्नी सोयराबाई ने राजा राम का राज्याभिषेक करवा दिया। लेकिन जो वास्तविक उत्तराधिकारी थे वो भी इनके बड़े पुत्र थे। क्या नाम था उनका? संभाजी। तो जब संभाजी को ये बात पता चली तो संभाजी खुद रायगढ़ पहुंचे। तो याद रखना है कि शिवाजी के वास्तविक उत्तराधिकारी इनके बड़े पुत्र संभाजी ने मराठा सेनापति हमीर राव मोहिते को अपने पक्ष में किया। क्लियर है बच्चे? बड़े पुत्र संभाजी ने मराठा सेनापति, क्या नाम था उनका? हमीर राव मोहिते को अपने पक्ष में लिया। पूरी बात समझ में आ गई? तो याद रखना है कि वास्तविक उत्तराधिकारी संभाजी आ गए और मराठा सेनापति, क्या नाम था इसका? हमीर राव मोहितो। तो बच्चे इन्होंने मराठा सेनापति हमीर राव मोहिते को क्या कर लिया? अपने पक्ष में कर लिया। स्पष्ट है? अपने पक्ष में किया और राजा राम को पराजित करके हटा दिया। इस बात को याद रखिएगा कि हमीर राव मोहिते को क्या किया बच्चे? इन्होंने अपने पक्ष में कर लिया और पक्ष में करने के बाद इन्होंने क्या किया? आक्रमण किया राजा राम पर और किस पर? सोयराबाई पर। और उन लोगों को क्या किया? हटा दिया बच्चे। और याद रखेंगे कि उन्होंने क्या किया? संभाजी ने सोयराबाई और राजा राम को पराजित करके वहीं पर कैद कर लिया।
सोयराबाई और राजा राम को पराजित करके इन्होंने क्या कर लिया, कैद कर लिया, और फिर इन्होंने क्या किया, अपना राज्याभिषेक करवाया। ठीक, तो राजा राम को इन्होंने क्या किया बच्चे, पराजित किया और अपना क्या करवाया, राज्याभिषेक करवाया। फिर सभी बच्चे याद रखेंगे कि शिवाजी ने फिर नीलोपंत को अपना क्या नियुक्त किया, पेशवा नियुक्त किया। याद रहे बच्चे, नीलोपंत को ही संभाजी ने क्या किया, अपना पेशवा नियुक्त किया। यहां आपको पूरी बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए बच्चे हम आगे बढ़ते हैं। अब संभाजी का पेशवा बन गया बच्चे नीलोपंत। क्लियर है? अच्छा, अब इधर देखिए, जैसे संभाजी ने क्या किया था कि राजा राम और सोयराबाई को कैद कर लिया था, तो इधर क्या हुआ बच्चे कि राजा राम, सोयराबाई और अन्नाजी दत्तो वही व्यक्ति था जिससे शिवाजी ने भूमि की क्या करवाई थी, सर्वेक्षण कराई थी। तो इन लोगों ने क्या किया, एक संगठन बना लिया। यहां याद रखेंगे बच्चे, राजा राम, सोयराबाई एवं अन्नाजी दत्तो ने संभाजी के खिलाफ एक संगठन बनाया। क्लियर है? तो यहां सभी बच्चे याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब इधर राजा राम, सोयराबाई भी सुधरने को नहीं थे। तो क्या हुआ कि राजा राम, सोयराबाई और अन्नाजी दत्तो ये तीनों मिल गए। अब इन्होंने क्या कर दिया, संभाजी के खिलाफ क्या बनाया बच्चे, एक संगठन बनाया। लेकिन संभाजी ने इन्हें क्या किया बच्चे, कुचल दिया। क्लियर है? याद रखिएगा, लेकिन संभाजी ने संगठन को कुचल दिया, किंतु संभाजी ने संगठन को कुचल दिया। इसका मतलब है ये संगठन संभाजी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। और यहां संभाजी ने क्या किया, सोयराबाई को और कुछ मराठा नेता की क्या करवा दी, हत्या करवा दी। यहां सभी बच्चे याद रखिएगा कि राजा राम, सोयराबाई और अन्नाजी दत्तो ने संभाजी के खिलाफ एक संगठन बनाया। लेकिन संभाजी इतने सशक्त थे कि उन्होंने क्या किया बच्चे, इस संगठन को ही कुचल दिया। उसके बाद संभाजी ने सोयराबाई और कुछ एक मराठा नेताओं की क्या करवा दी बच्चे, हत्या करवा दी और उन्हें इतिहास से अलग कर दिया। क्लियर है? अच्छा, चलिए अब देखिए इसके बाद क्या हुआ। बच्चे याद रखेंगे कि इसके बाद जो संभाजी है, उन्होंने उज्जैन के विद्वान थे जिनका नाम था कवि कलश। बच्चे कवि कलश बहुत ही माहिर व्यक्ति थे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे, कि संभाजी ने क्या किया कि उज्जैन के विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया। क्लियर है? यहां से ही बच्चे क्लियर करेंगे कि संभाजी ने उज्जैन के विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया। कवि कलश को अपना क्या नियुक्त किया बच्चे, सलाहकार नियुक्त किया। आप भूलेंगे नहीं, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना सलाहकार नियुक्त किया। तो हमने देखा कि अब संभाजी ने जिस तरह नीलोपंत को अपना पेशवा नियुक्त किया था, उसी तरह हमें इस बात को याद रखना है बच्चे कि संभाजी ने क्या किया था, उज्जैन के प्रकांड विद्वान थे जिनका नाम था कवि कलश, और इसी कवि कलश को अपना क्या कर दिया, सलाहकार नियुक्त किया। और बच्चे संभाजी अपनी स्थिति को बहुत ही मजबूत करने लगे थे। क्लियर है? अच्छा, अब यहां पर क्या हुआ बच्चे कि जो औरंगजेब था, वो याद रखिएगा कि औरंगजेब का एक विद्रोही पुत्र था अकबर। उस पुत्र को, अकबर को संभाजी ने क्या किया, अपने यहां शरण दिया। क्लियर है? यहां सभी बच्चे क्लियर करेंगे कि औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर को संभाजी ने शरण दिया। संभाजी ने क्या किया बच्चे, शरण दिया। याद रखिएगा, ये इतिहास की घटना बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, तो बच्चे यहां केयर कीजिए कि औरंगजेब का विद्रोही पुत्र था अकबर, और अकबर को संभाजी ने क्या किया बच्चे, शरण दिया। तो औरंगजेब क्रोधित हुआ।
इस बात से औरंगजेब क्या हुआ बच्चे, क्रोधित हुआ। औरंगजेब क्रोधित हुआ। क्लियर है। औरंगजेब को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई बच्चे कि अकबर जो उनका विद्रोही पुत्र था, इस अकबर को क्या किया, संभाजी ने अपने यहां शरण दे दिया। इसी पर बच्चे औरंगजेब ने मुगल सेनापति मुकर्रब खां को भेजा संभाजी के लिए। क्लियर है। चलिए मैं पहले इसे मिटा दूं, पूरी बात क्लियर है, सब लिख चुके हैं आप लोग, ओके। यहां पर सभी बच्चे केयर कीजिएगा। मुगल सेनापति मुकर्रब खां आया। मुगल सेनापति मुकर्रब खां, मुकर्रब खां आया। क्लियर है बच्चे। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं अभी आपको बता रहा हूं, कोई बच्चा नहीं भूलेगा। मुगल सेनापति कौन आया बच्चे, मुकर्रब खां आया। तो याद रखिएगा कि संभाजी संगमेश्वर के किले में छिपे हुए थे। कहां छिपे बच्चे, याद रखना है। संभाजी संगमेश्वर के किले में छुप गए। संगमेश्वर के किले में छुपे थे। क्लियर है। याद रखेंगे, मुकर्रब खां ने गिरफ्तार किया। मुकर्रब खां ने संभाजी को पकड़कर उनकी हत्या कर दी। संभाजी को पकड़कर क्या की बच्चे, उनकी हत्या की। तथा बच्चे याद रखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, तथा उनके खाल में भूसा भर दिया। तथा उनके खाल में क्या कर दिया बच्चे, भूसा भर दिया। और याद रखिएगा कि संभाजी की मौत पूरे इतिहास में एक बर्बर हत्याकांड मानी जाती है। याद रखिए, इतनी बर्बरता की थी मुगल सेनापति मुकर्रब खां ने कि जब संभाजी के पास आया, और संभाजी उस समय बच्चे संगमेश्वर के किले में छुपे हुए थे, संगमेश्वर के किले में थे, तो मुकर्रब खां ने संभाजी को पकड़कर उनकी हत्या की बच्चे, और हत्या कर कर उनके खाल में क्या भर दिया, भूसा भर दिया। और यह इतिहास का एक बर्बर हत्याकांड है। तो सभी बच्चे इस बात को याद रखिएगा कि मुगल सेनापति ने कितनी बर्बरता दिखाई बच्चे, और संभाजी को पकड़कर हत्या तो की, लेकिन हत्या करने के बाद उनकी खाल में क्या कर दिया, भूसा भर दिया। पूरी बात समझ में आ गई। ठीक, अब क्या हुआ बच्चे कि संभाजी तो खत्म हो गए। अब याद रखना है कि शिवाजी के दूसरे पुत्र राजा राम को नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया गया। क्लियर है बच्चे। याद रखेंगे, अब शिवाजी के दूसरे पुत्र, शिवाजी के दूसरे पुत्र राजा राम को छत्रपति बनाया गया। क्लियर है। अब बच्चे शिवाजी का दूसरा पुत्र आए जिनका क्या नाम था, राजा राम, और राजा राम क्या बने, छत्रपति बने, क्योंकि संभाजी की मृत्यु हो चुकी थी। अब गद्दी पर कौन बैठे, राजा राम बैठे। इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि राजा राम का जो प्रारंभिक काल था उसको जो है बच्चे मराठा काल का संक्रांति काल कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस बात को नहीं भूलिएगा बच्चे कि जो राजा राम थे, क्लियर है, तो राजा राम का जो प्रारंभिक कार्यकाल था बच्चे, उस मतलब प्रारंभिक 10 साल के कार्यकाल को मराठा काल का संक्रांति काल कहा गया है। स्पष्ट है। याद रखिएगा, प्रारंभिक 10 वर्ष को, प्रारंभिक 10 वर्ष शासन को, यानी राजा राम के जो प्रारंभिक 10 वर्ष का शासन था बच्चे, क्लियर है, प्रारंभिक 10 वर्ष के शासन को मराठा का संक्रांति काल कहा जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। मराठा का कौन सा काल कहा जाता है, संक्रांति काल कहा जाता है। स्पष्ट है। तो इस बात को सभी बच्चे आपको याद रखना है। क्लियर है कि शिवाजी के दूसरे पुत्र राजा राम को छत्रपति बनाया गया, और इनका प्रारंभिक 10 वर्ष का जो शासन था वो मराठा इतिहास का या पूरे मराठा काल का क्या कहा गया बच्चे, संक्रांति काल कहा गया था। क्लियर है। अच्छा, अब याद रखना है कि औरंगजेब भी दक्षिण में क्या था, डेरा डाले हुए था।
और वो मराठों को की शक्ति को पूरे तरीके से खत्म कर देना चाहता था। तो औरंगजेब ने क्या किया बच्चे, मुगल सेनापति जुल्फिकार खां को भेजा। स्पष्ट है? चलिए पहले मैं इसे मिटा दूं, यहां तक आप पूरी बात समझ में आ चुकी है बच्चे, देख सकते हैं बोर्ड की हर एक चीज एकदम क्लियर है, सब कुछ ओके ना। तो बच्चे यहां सभी लोग याद रखिएगा कि अब शिवाजी ने औरंगजेब ने अब किसे भेजा बच्चे, तो मुगल सेनापति जुल्फिकार खां को भेजा। क्योंकि याद रखना है कि औरंगजेब भी दक्षिण में डेरा डाले हुए था, वो खुद दक्षिण में डेरा डाले हुए था और वो मराठों को खत्म करना चाहता था, लेकिन मराठे तो खुद में भी मजबूत थे। तो याद रखिएगा कि अब औरंगजेब ने मुगल सेनापति जुल्फिकार खां को भेजा। क्लियर है बच्चे? यहां देखिए, मुगल सेनापति जुल्फिकार खां को भेजा। क्लियर है? अब आया कौन बच्चे, मुगल सेनापति जुल्फिकार खां। अब क्या हुआ कि जो संभाजी की विधवा थी उनका नाम था येसुबाई, उन्होंने राजा राम को विशालगढ़ के किले में सुरक्षित किया। बच्चे ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप भूलेंगे नहीं। संभाजी की विधवा, संभाजी की विधवा, उनका नाम था येसुबाई। क्या नाम था बच्चे? येसुबाई ने, विधवा येसुबाई ने राजा राम को विशालगढ़ के किले में सुरक्षित किया। विशालगढ़ के किले में क्या किया बच्चे? सुरक्षित किया तथा खुद नेतृत्व संभाला। तथा खुद क्या किया बच्चे? नेतृत्व संभाला। आप भूलेंगे नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चे कि संभाजी की विधवा, उनका क्या नाम था? येसुबाई ने राजा राम को विशालगढ़ के किले में सुरक्षित कर दिया और खुद क्या संभाल लिया? नेतृत्व संभाला। और याद रखिएगा कि मुगलों को कई चरणों में, ऐसा नहीं है कि उन्होंने नेतृत्व संभाला तो सही तरीके से काम नहीं किया। इस बात को याद रखिएगा कि उन्होंने मुगलों को कई क्षेत्रों में क्या किया था बच्चे? पराजित भी किया था। पूरी बात समझ में आ गई? लेकिन एक गद्दार निकला बच्चे जिसका नाम था सूर्यजी पिसाली, उसी ने विश्वासघात किया। याद रखेंगे कि सूर्यजी पिसाली ने विश्वासघात किया। सूर्यजी पिसाली ने क्या किया बच्चे? विश्वासघात किया जिससे मुगलों ने रायगढ़ पर अधिकार कर लिया। मुगलों ने क्या किया बच्चे? मुगलों ने रायगढ़ पे क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। पूरी बात समझ में आ गई? इसका मतलब हो गया कि आप देख सकते हैं कि येसुबाई ने विशालगढ़ के किले में राजा राम को सुरक्षित किया, खुद नेतृत्व संभाला और कई जगह मुगलों को सशक्त मात दी, मुगलों को हराया भी। लेकिन एक मराठा सैनिक ही था, सेनापति था, जिसका नाम था सूर्यजी पिसाली। इस सूर्यजी पिसाली ने क्या किया बच्चे? विश्वासघात किया, जिससे रायगढ़ पर मुगलों ने क्या कर लिया? अपना अधिकार कर लिया। इस बात को याद रखिएगा। किसने विश्वासघात किया? सूर्यजी पिसाली। और मुगलों ने पूरे रायगढ़ पे क्या कर लिया? अपना अधिकार कर लिया। यहां आपको पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। बच्चे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू क्लास, गॉड ब्लेस यू ऑल।